कस्बे में सियाराम अपनी पत्नी कांति और बेटे नवीन के साथ रहता था। सियाराम और उसका परिवार भेड़ों को पालते थे। फिर वो उनसे ऊन निकालकर हाथ से स्वेटर बुनकर बाजार में एक ठेली लगाकर बेचते थे। हर रोज की तरह आज भी हंसते गाते सियाराम ने अपना ठेला कस्बे के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तभी वहाँ एक औरत कपड़े लेने आई। भैया, ये स्वेटर कैसे दी है? बहन जी, पूरे 250 रुपए की दी है। भैया, एक तो मुझे बहन भी कहते हो और इतनी महंगी स्वेटर दे रहे हो। आप तो जानती ही हो हम कैसे स्वेटर बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। अच्छा चलो 10-20 रुपए कम दे देना। मैं तो 200 रुपए ही दूंगी, क्योंकि हमेशा आपसे ही तो खरीदती हूँ। अच्छा ठीक है बहन जी, आप ले जाइए। सियाराम ने खुशी खुशी वो स्वेटर सस्ते दामों में ही उस महिला को दे दिया। सियाराम के सहज और हंसमुख व्यवहार के कारण उसके छोटे से ठेले पर भी काफी भीड़ लगी रहती थी। एक दिन सियाराम के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उससे कोट पैंट पहने एक आदमी उतरा। वो दिखने में ही कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सियाराम है। अच्छा, तो तुम ही सियाराम हो? बहुत नाम सुना था मैंने तुम्हारा। बताइए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा नाम कमल है और मेरा वुलन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जी फिर क्या, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ। जी बताइए। देखो, जो मेरा आइडिया है, अगर तुम उसको मानोगे तो जल्दी अमीर हो जाओगे, यूं ठेले पर नहीं रहोगे तुम। बताइए साहब, ऐसा क्या आइडिया है? देखो, तुम जिस वूल का स्वेटर बनाते हो वो मत बनाओ, बल्कि कच्चा वूल हमें दो। हम मशीनों की सहायता से उससे ब्रांडेड स्वेटर बनाएंगे और मार्केट में महंगे दामों पर बेचेंगे। बताओ कैसा आइडिया है? आइडिया तो सही है। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? नहीं, मेरी तरफ से ना है। अजीब पागल हो। देखो, हमारे कस्बे में इतने अमीर आदमी नहीं है, ये लोग इतने ज्यादा पैसे देने में सक्षम भी नहीं है। तुम्हें दूसरे लोगों से क्या लेना देना, तुम सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दो। नहीं, यहाँ सीधे साधे लोग रहते हैं, मैं अपने लालच के लिए इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि तुम इतने गरीब क्यों हो। तुमको ऐसा लगता है कि सब तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है। अब मैं इसका तुम्हें मजा चखाऊंगा और तुम्हारा ठेला उखाड़ कर फेंक दूंगा। कमल की बात ना मानने पर कमल ने सियाराम को धमकी दी और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। सियाराम दुखी मन से घर पहुँचा। यह देखकर उसकी पत्नी और बेटा दोनों चिंतित हो गए। क्या हुआ? आज मुंह कैसे लटका हुआ है? और दिन तो इतनी खुशी से घर आते थे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ ना पापा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, आज एक कमल नाम का बड़ा साहब आया था। तो क्या कहा उसने पापा? वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है। सियाराम ने दोनों को पूरी बात बताई। अरे, तुम बेकार में ही उसकी चिंता कर रहे हो। सब अपने अपने भाग्य का कमाते हैं। हाँ पापा, हम बहुत मेहनत करते हैं और सभी लोग हमें कितना सम्मान और प्यार देते हैं। देखना, हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो जो भी है ईश्वर के हाथ में है। सियाराम और उसका परिवार ईश्वर पर भरोसा करके सो गए। अगले ही दिन सियाराम के ठेले के बराबर में एक बड़ा शोरूम बनने का काम शुरू हो गया। 1 महीने में बेहतरीन शोरूम बनकर तैयार हो गया, जो देखने में बहुत सुंदर था। साथ ही बाहर बड़े बड़े बोर्ड लग गए जिन पर लिखा था, एक के साथ एक फ्री, 50% की छूट, पहली बार खरीदने पर 80% की छूट, सारा माल विदेश से आया है। यह पढ़कर लोग शोरूम के आगे जमा हो गए। अरे भाई देखो, कितना बढ़िया शोरूम खुला है, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। हाँ, और तो और सारा माल विदेश से भी आया है। हम तो अब विदेशी कपड़ा पहनेंगे और इतना सस्ता कपड़ा, क्या बात है, बहुत मजा आया। लोगों को लूटने वाले ऑफर्स ने अपनी ओर लुभा लिया और वो सब उस शोरूम में शॉपिंग करने जाने लगे और सियाराम से सभी ने सामान लेना बंद कर दिया। दुखी सियाराम घर जाकर चुपचाप बैठ गया। क्या हुआ पापा, आप इतने दुखी क्यों हो? हमारा काम बंद हो गया, ये तो तू जानता ही है ना। पापा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए।
सियाराम को नवीन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने अब तक बचाया हुआ धन नवीन को दे दिया। नवीन वो पैसे लेकर अगले दिन शहर चला गया। एक उम्मीद के साथ अगले दिन भी सियाराम अपना ठेला लेकर वापस उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके कस्बे वाले उस बड़े चमचमाते शोरूम में ठगे जा रहे थे। लेकिन फ्री का लालच उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दे रहा था और किसी को भी सियाराम की चिंता नहीं थी। सियाराम चिंता में खड़ा ही था कि तभी वहां कमल की गाड़ी आकर रुकी। और सियाराम जी कैसे हैं? सुनाइए, कैसा चल रहा है बिजनेस? आप सही कहते थे साहब, किसी को मेरी चिंता नहीं है। देखो, जो लोग तुम्हें गरीब लगते थे आज वही मुझसे महंगा सामान खरीद रहे हैं। हाँ, मुझसे 10-10 रुपए के लिए लड़ने वाले लोग इतना महंगा महंगा सामान खरीद रहे हैं, बताओ भला। अब बताओ, पछता रहे हो ना? चलो, कल से ये ठेला कहीं और रख देना। मेरी महंगी दुकान के सामने ये मनहूस ठेला मत लगाना, समझ गए? कमल सियाराम को उल्टा सीधा बोलकर चला गया। सियाराम भी चुपचाप घर चला गया। अगले दिन नवीन भी शहर से सामान लेकर आ गया और उसने वापस ठेला वहीं खड़ा किया, जिसमें उसने रेडीमेड वूल के कपड़े रखे और अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए। सारे स्वेटर विदेश से मंगवाए हैं, आ जाओ, भारी छूट, ऑफर में सारे खरीद लो। कमल और नवीन दोनों के पास एक जैसा माल था, लेकिन कमल सबको ठग रहा था। कुछ दिन में लोगों को ये फर्क समझ में आ गया और वो सभी सियाराम से ही सामान खरीदने लगे। सियाराम के पास अब हाथ और मशीन के बने ऊनी स्वेटर थे जो लोगों को खूब भाए। इस तरह देखते ही देखते सियाराम अमीर बन गया और कमल को अपना शोरूम बंद करना पड़ा। एक कस्बे में सियाराम अपनी पत्नी कांति और बेटे नवीन के साथ रहता था। सियाराम और उसका परिवार भेड़ों को पालते थे। फिर वो उनसे ऊन निकालकर हाथ से स्वेटर बुनकर बाजार में एक ठेली लगाकर बेचते थे। हर रोज की तरह आज भी हंसते गाते सियाराम ने अपना ठेला कस्बे के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तभी वहाँ एक औरत कपड़े लेने आई। भैया, ये स्वेटर कैसे दी है? बहन जी, पूरे 250 रुपए की दी है। भैया, एक तो मुझे बहन भी कहते हो और इतनी महंगी स्वेटर दे रहे हो। आप तो जानती ही हो हम कैसे स्वेटर बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। अच्छा चलो 10-20 रुपए कम दे देना। मैं तो 200 रुपए ही दूंगी, क्योंकि हमेशा आपसे ही तो खरीदती हूँ। अच्छा ठीक है बहन जी, आप ले जाइए। सियाराम ने खुशी खुशी वो स्वेटर सस्ते दामों में ही उस महिला को दे दिया। सियाराम के सहज और हंसमुख व्यवहार के कारण उसके छोटे से ठेले पर भी काफी भीड़ लगी रहती थी। एक दिन सियाराम के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उससे कोट पैंट पहने एक आदमी उतरा। वो दिखने में ही कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सियाराम है। अच्छा, तो तुम ही सियाराम हो? बहुत नाम सुना था मैंने तुम्हारा। बताइए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा नाम कमल है और मेरा वुलन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जी फिर क्या, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ। जी बताइए। देखो, जो मेरा आइडिया है, अगर तुम उसको मानोगे तो जल्दी अमीर हो जाओगे, यूं ठेले पर नहीं रहोगे तुम। बताइए साहब, ऐसा क्या आइडिया है? देखो, तुम जिस वूल का स्वेटर बनाते हो वो मत बनाओ, बल्कि कच्चा वूल हमें दो। हम मशीनों की सहायता से उससे ब्रांडेड स्वेटर बनाएंगे और मार्केट में महंगे दामों पर बेचेंगे। बताओ कैसा आइडिया है? आइडिया तो सही है। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? नहीं, मेरी तरफ से ना है। अजीब पागल हो। देखो, हमारे कस्बे में इतने अमीर आदमी नहीं है, ये लोग इतने ज्यादा पैसे देने में सक्षम भी नहीं है। तुम्हें दूसरे लोगों से क्या लेना देना? तुम सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दो। नहीं, यहाँ सीधे साधे लोग रहते हैं। मैं अपने लालच के लिए इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि तुम इतने गरीब क्यों हो। तुमको ऐसा लगता है कि सब तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है। अब मैं इसका तुम्हें मजा चखाऊंगा और तुम्हारा ठेला उखाड़ कर फेंक दूंगा। कमल की बात ना मानने पर कमल ने सियाराम को धमकी दी और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया।
सियाराम दुखी मन से घर पहुंचा। यह देखकर उसकी पत्नी और बेटा दोनों चिंतित हो गए। क्या हुआ? आज मुंह कैसे लटका हुआ है? और दिन तो इतनी खुशी से घर आते थे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ ना पापा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, आज एक कमल नाम का बड़ा साहब आया था। तो क्या कहा उसने पापा? वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है। सियाराम ने दोनों को पूरी बात बताई। अरे तुम बेकार में ही उसकी चिंता कर रहे हो। सब अपने अपने भाग्य का कमाते हैं। हाँ पापा, हम बहुत मेहनत करते हैं और सभी लोग हमें कितना सम्मान और प्यार देते हैं। देखना, हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो जो भी है ईश्वर के हाथ में है। सियाराम और उसका परिवार ईश्वर पर भरोसा करके सो गए। अगले ही दिन सियाराम के ठेले के बराबर में एक बड़ा शोरूम बनने का काम शुरू हो गया। 1 महीने में बेहतरीन शोरूम बनकर तैयार हो गया, जो देखने में बहुत सुंदर था। साथ ही बाहर बड़े बड़े बोर्ड लग गए जिन पर लिखा था, एक के साथ एक फ्री, 50% की छूट, पहली बार खरीदने पर 80% की छूट, सारा माल विदेश से आया है। यह पढ़कर लोग शोरूम के आगे जमा हो गए। अरे भाई देखो, कितना बढ़िया शोरूम खुला है, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। हाँ, और तो और सारा माल विदेश से भी आया है। हम तो अब विदेशी कपड़ा पहनेंगे, और इतना सस्ता कपड़ा, क्या बात है, बहुत मजा आया। लोगों को लूटने वाले ऑफर्स ने अपनी ओर लुभा लिया और वो सब उस शोरूम में शॉपिंग करने जाने लगे और सियाराम से सभी ने सामान लेना बंद कर दिया। दुखी सियाराम घर जाकर चुपचाप बैठ गया। क्या हुआ पापा, आप इतने दुखी क्यों हो? हमारा काम बंद हो गया, ये तो तू जानता ही है ना। पापा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए। सियाराम को नवीन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने अब तक बचाया हुआ धन नवीन को दे दिया। नवीन वो पैसे लेकर अगले दिन शहर चला गया। एक उम्मीद के साथ अगले दिन भी सियाराम अपना ठेला लेकर वापस उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके कस्बे वाले उस बड़े चमचमाते शोरूम में ठगे जा रहे थे। लेकिन फ्री का लालच उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दे रहा था और किसी को भी सियाराम की चिंता नहीं थी। सियाराम चिंता में खड़ा ही था कि तभी वहाँ कमल की गाड़ी आकर रुकी। और सियाराम जी कैसे हैं? सुनाइए, कैसा चल रहा है बिजनेस? आप सही कहते थे साहब, किसी को मेरी चिंता नहीं है। देखो, जो लोग तुम्हें गरीब लगते थे आज वही मुझसे महंगा सामान खरीद रहे हैं। हाँ, मुझसे 10-10 रुपए के लिए लड़ने वाले लोग इतना महंगा महंगा सामान खरीद रहे हैं, बताओ भला। अब बताओ, पछता रहे हो ना? चलो, कल से ये ठेला कहीं और रख देना। मेरी महंगी दुकान के सामने ये मनहूस ठेला मत लगाना, समझ गए? कमल सियाराम को उल्टा सीधा बोलकर चला गया। सियाराम भी चुपचाप घर चला गया। अगले दिन नवीन भी शहर से सामान लेकर आ गया और उसने वापस ठेला वहीं खड़ा किया जिसमें उसने रेडीमेड वूल के कपड़े रखे और अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए। सारे स्वेटर विदेश से मंगवाए हैं, आ जाओ, भारी छूट, ऑफर में सारे खरीद लो। कमल और नवीन दोनों के पास एक जैसा माल था, लेकिन कमल सबको ठग रहा था। कुछ दिन में लोगों को ये फर्क समझ में आ गया और वो सभी सियाराम से ही सामान खरीदने लगे। सियाराम के पास अब हाथ और मशीन के बने ऊनी स्वेटर थे जो लोगों को खूब भाए। इस तरह देखते ही देखते सियाराम अमीर बन गया और कमल को अपना शोरूम बंद करना पड़ा।